नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और मई के मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ कई हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ कई हिस्सों में बारिश भी हो रही है। आने वाले समय में मानसून को लेकर क्या स्थिति बन सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर जीपी शर्मा स्काईमेट से। मिस्टर शर्मा नमस्कार। और इस वक्त जिस तरह का मौसम हम महाराष्ट्र में बनता हुआ देख रहे हैं, जहां पर एडवाइजरीज निकल के आ रही हैं, एक सैंड स्टॉर्म मुंबई में है, कई जगह पे हेल स्टॉर्म है, कई जगह पे बारिश है और ये स्थिति बहुत सडनली डेवलप होती हुई नजर आई है। आज सुबह की शुरुआत अच्छी खासी गर्मी के साथ हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद कुछ क्लाउडी होना शुरू हुआ और इस वक्त अगर हम आपको बाहर का मुंबई दिखा सकें तो ये डार्क है, स्टॉर्मी है, जोरदार तेज बारिश है। कैसे देखेंगे आप इस मौसम को और अब यहाँ से क्या एडवाइजरी है? देखिए मनीषा, ये प्री मानसून का पहला थंडरस्टॉर्म कहेंगे तो मुंबई के लिए है। टिपिकल जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो है, और मिडल ऑफ द मंथ जो मई का होता है उसके आसपास हम एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा वेदर। हालांकि डेवलपमेंट बहुत सडनली होती है। महाराष्ट्र के बाकी भागों में तो कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी चल ही रही है, चाहे मराठवाड़ा हो या विदर्भ हो। हालांकि कोस्ट पे जो मुंबई समेत इन क्षेत्रों में थोड़ी एक्टिविटी कम रही है। हालांकि हीट वेव जरूर रही, बाकी वेदर एक्टिविटी रही, लेकिन जो टिपिकल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है ये है। और एक्चुअली पूरे कोस्ट में ही गोवा से लेके कोंकण तक ऐसी एक्टिविटी बनी हुई है। और महाराष्ट्र में जैसे पूना की बात, पूना, नासिक, मुंबई, सभी जगह ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज देखने को अभी मिल रही है और चल रही है। हालांकि बहुत देर तक तो नहीं चलेगी, पर जो भी है ये स्ट्रॉन्ग विंड के साथ 50 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड थी विंड, 50-60, और उसके साथ ही साथ लो क्लाउड्स और थंडरस्टॉर्म। ये लगभग मेरा अंदाज है कि 1-1.5 घंटा तक टोटल ऐसी कंडीशन रहेंगी। उसके बाद हमें इम्प्रूवमेंट हो जाने की ज़रूर इसमें संभावना रहेगी, लेकिन ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में मैं ऐसी एक्टिविटी और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ज़्यादातर मुझे तो लगता है जैसे 17 तारीख को 16-17 के आसपास इससे भी ज़्यादा हैवी एक्टिविटी होने की संभावना बनी रहेगी मुंबई के लिए। जी। जैसे कि आप कह रहे हैं मिस्टर शर्मा की ऐसी एक्टिविटी कुछ और दिनों के लिए भी देखने को मिल सकती है। 16-17 के आसपास हम फिर से ये एक्टिविटी होता हुआ देखेंगे, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए, कितने दिन के लिहाज से कितना स्ट्रॉन्ग ये रह सकता है और इसके मायने अब मौसम को लेकर आगे कैसे देखे जाएं? सबसे ज्यादा कोई अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है तो वो प्री मानसून वेदर में रहती है, जबकि जो डस्ट स्टॉर्म है या थंडर स्टॉर्म है, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, अभी पिछले दिन जैसे फ्राइडे को दिल्ली में डस्ट स्टॉर्म आया, वो इतना काफी सीवियरिटी थी, उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसके साथ बहुत डैमेज हुआ और इवन सम पीपल डाइड आल्सो। तो उसके साथ साथ तो ये प्री मानसून में उसका बिल्कुल अंदाज लगाना कि कितनी विंड स्पीड आएगी, कितना है, सबसे मुश्किल काम अगर है तो ये है। हाँ, इतना जरूर इंडिकेशन मिलती है कि कुछ एक्टिविटी लाइकली है, और जैसे मैंने कहा कि अगर मुंबई कोस्ट पे और उसके आसपास अगर 16-17 को लेके चलें तो ऐसी एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। आज तो जैसे आज से लेके अगले 2 दिन में गुजरात में कभी बारिश नहीं होती है जनरली प्री मानसून में। आज के दिन में मैं एक्सपेक्ट करूंगा अहमदाबाद में, बड़ौदा में, गांधीनगर में, आज भी, कल भी, अगले 2-3 दिन तक वहां भी कुछ तो कुछ ऐसी एक्टिविटी चलती रहेगी, जो कि प्री मानसून का। हालांकि जैसे मैंने कहा गुजरात में बिल्कुल नामात्र एक्टिविटी होती है, लेकिन वहां भी रहेगी। सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी हाई रहेगी। और प्री मानसून एक्टिविटी, क्योंकि मानसून के आने का समय हो रहा है, ये तब लगभग बढ़ेगी, और विशेषकर मध्यवर्ती भागों में और देश के उत्तरी भागों में इसका ज्यादा देखने को मिलेगा। हीट वेव इसके कारण जो दक्षिणी भागों में थी वो लगभग, अब मैं तो कह रहा हूँ, खत्म हो चुकी है। हाँ, मध्यवर्ती भागों में थोड़ा बहुत टेम्परेचर फिर बढ़ेंगे, लेकिन उत्तर भारत में हीट वेव रहेगी। बाकी क्षेत्रों में अब ज्यादा हीट वेव का प्रकोप अब विशेषकर दक्षिण भारत में नहीं रहना चाहिए। मुंबई जैसी जगह में हमें और एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आने वाले दिनों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, और ज्यादा जैसे मैंने बोला 16-17 के आसपास ऐसी संभावना है। जी। आपने गुजरात में भी यहाँ पर काफी सिटीज का नाम लिया। अहमदाबाद, बड़ौदा के अलावा कौन सी सिटीज में आप देखते हैं इस तरह की एक्टिविटी आता हुआ? देखिए, कोस्ट पे तो है ही है, जो जैसे सूरत, वापी, वलसाड, भरूच, इन क्षेत्रों के साथ नवसारी समेत ऊपर की तरफ जब जाएं, वो कोस्ट है ऊपर की तरफ, तो विशेषकर जो मध्यवर्ती गुजरात है, जिसमें कि मैं ये कहूँगा अहमदाबाद, बड़ौदा, सुरेंद्र नगर, ये इसका कोस्ट के साथ चलें तो महुआ और
वेरावल तो खैर दूर हो जाता है ये, और उत्तर की तरफ जाएं तो डीसा पाटन समेत और सौराष्ट्र के जो भीतरी भाग हैं जिसमें जूनागढ़ समेत अमरेली, जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर नहीं, और उसके साथ जो सुरेंद्र नगर का क्षेत्र है, इनमें हमें वर्षा संभावित रहेगी। और ये आज भी होगी, कल भी होगी, और कुछ कुछ इसको छिटपुट रूप से परसों भी उसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि हीट वेव में कोई कोई कमी होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि सारी एक्टिविटी देर शाम और रात को होगी, और अगले दिन तापमान एक बार फिर से बढ़ जाएंगे। गुजरात में तो हमें हीट वेव लगी 42-43 डिग्री के आसपास तापमान इन सभी जगहों में जिनमें मैंने थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का रहने की संभावना रहेगी। पॉइंट टेकन। हमारे साथ आईएमडी से के.एस. वसालीकर भी जुड़े हैं। वसालीकर जी नमस्कार। और अच्छी खासी सडन वेदर चेंज हमने यहाँ पर मुंबई और महाराष्ट्र में आता हुआ देखा है, जहाँ पर डस्ट स्टॉर्म है, बारिश भी हो रही है, कहीं कहीं पे हेल स्टॉर्म्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, मैं समझता हूँ कि जो एक सिस्टम तैयार हुई जो विदर्भ मराठवाड़ा पे है, उसके कारण हमें महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, खास करके उत्तर मध्य महाराष्ट्र जिसको हम नासिक, ठाणे, पालघर, मुंबई के कुछ इलाके, और उसके बाद अहमदनगर, पुणे, सातारा घाट एरिया, इन सब जगह पे जो है पिछले 2 घंटे से जो है गरज के साथ बरसात हो रही है। और इसका कुछ खास असर जो है हमें ठाणे, पालघर, इन इलाकों में दिखाई देना। मुंबई तक हम कह सकते हैं कि जैसे मुलुंड, उसके बाद कांदिवली और कुछ इलाके जहाँ पे कुछ समय के लिए काफी तीव्र बरसात के आंकड़े जो है सामने आ रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि ये पहली बरसात थी शहर में, तो इसके कारण जो है जैसी तेज हवाएं चली, उसके कारण जो है वो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, अंधेरा सा छा गया था, और जिसको हम कहते हैं कि धूल के बादल जो है वो भी आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे, जिसके कारण थोड़ी सी लोगों में परेशानी भी हुई। लेकिन अब जो है अलर्ट ये है कि आने वाले 2 घंटे में ये जो तीव्र हवामान में जो बदल दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी कम होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मिस्टर सालीकर, क्या आप इसे प्री मॉनसून एक्टिविटी या प्री मॉनसून शावर कह रहे हैं? यस, हम कह सकते हैं इसको प्री मानसून, क्योंकि ये जो मई महीना रहता है इसमें इस तरह के रेन विद थंडरस्टॉर्म्स जो है, मतलब गरज के साथ बरसात, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स, ये सब जो है आपको दिखाई दे सकते हैं। और इसका एक कारण ये है कि जो सिस्टम बनते हैं वो बहुत लोकल सिस्टम रहते हैं, और कुछ कुछ जगह पे ये बरसात होती है। मैं आपको और एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, शायद आप पूछेंगे नहीं मुझे। जो साउथ वेस्ट मानसून है, तो आज हमने पूर्वानुमान दिया है कि वो दक्षिण अंडमान समुद्र और उसके दक्षिण साउथ ईस्ट बंगाल और निकोबार आइलैंड में 19 मई के आसपास आने की संभावना हमने जताई है जी। तो ये एक बड़ी खबर है, मैं ये समझता हूँ जी। नहीं, मैं एब्सोल्युटली आपको पूछने वाली थी, क्योंकि मैंने आईएमडी की सुबह की एडवाइजरी पढ़ी थी, और जैसे आपने कहा 19 मई को आपको लगता है कि मॉनसून यहाँ पर अंडमान निकोबार में यहाँ पर हिट हो जाएगा। तो किस तरह से आप फिर मैं आपसे इसका भी एक फॉलोअप सवाल पूछ लेती हूँ कि इसके बाद आप कैसे देख रहे हैं इसको टुवर्ड्स केरला, टुवर्ड्स इंडिया प्रोसीड करते हुए? इसके लिए आपको थोड़ा सा अवकाश लेना पड़ेगा। मौसम विभाग जो है आने वाले कुछ 2-4 दिनों में जो है केरल में कब बरसात आने की संभावना है, मानसून कब आएगा, इसके बारे में अपना एक प्रेस रिलीज देगा। लेकिन ये जो आंकड़े आ रहे हैं 17-19 मई के आसपास वाले, अंडमान वाले, ये मैं समझता हूँ कि ये समय के साथ चल रहे हैं। राइट। तो ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि आप हमें डेट बाद में बताएंगे कि हम कब यहाँ पर मॉनसून एक्चुअली आता हुआ यहाँ पर देखेंगे। एक और सवाल मिस्टर सालीकर, ये जो आज हमने स्थिति यहाँ पर बनती हुई है उसको लेकर, जब तक मॉनसून नहीं आता और जैसे मई का महीना काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल रहता है, क्या इस तरह के और दिन आप यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं महाराष्ट्र में और उसके आसपास के राज्यों में? यस, जो पूर्वानुमान है और जो हमारे आने वाले जो 10 दिनों का पूर्वानुमान, 7 से 10 दिनों का पूर्वानुमान है, और जो हमारे मॉडल्स है वो दिखाते हैं कि इस तरह के जो थंडरस्टॉर्म जो है वो होने की संभावना जो है वो काफी है। लेकिन इसके साथ में जो हीट वेव जो चलती है पूरे राज्य में, अगर हम बात करें तो टेम्परेचर कई जगह पर जो है आज भी जो है 42-43 डिग्री हो रहा है। मतलब ये है कि 12 से 2 बजे तक जो है तापमान 42-43 के ऊपर जा रहा है, और उसके बाद जो है ये मेघ गर्जन के साथ जो है वो बरसात हो रही है, मतलब थंडरस्टॉर्म्स हो रहे हैं। तो आपको दोनों चीजें जो है एक ही दिन में दिखाई दे रही है, मैं समझता हूँ।
हाँ एब्सोल्युटली। आप भी ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में हैं, आई एम अज्यूमिंग इफ यू लुक आउटसाइड योर विंडो आपको भी वही सब कुछ दिख रहा होगा जो हमें दिख रहा है। लेकिन मिस्टर होसालीकर, कितना क्या हम अब इसको नॉर्म मान के चलें कि अगले 7, 8, 10 दिन इस तरह का मौसम बरकरार रहेगा, या फिर ये एज अनप्रिडिक्टेबल एंड जिस तरह का आज का दिन रहा उस तरह के दिन और देखने को मिलेंगे? जो आज पूर्वानुमान दिया है आने वाले 5 दिनों के लिए राज्य में, तो उसको अगर हम देखते हैं तो आने वाले 3 से 4 दिनों में जो है ये मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और यहाँ पर जो है मराठवाड़ा को पकड़ के कुछ जगह पर इस तरह से मॉडरेट थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है। आज जो है उसकी तीव्रता जो है वो ज्यादा थी। आने वाले 3 से 4 दिनों में तीव्रता कम रहने की संभावना है, लेकिन थंडरस्टॉर्म होने की संभावना को टाला नहीं जा सकता। फेयर पॉइंट मिस्टर होसालीकर। और साथ साथ महाराष्ट्र के साथ आपको लगता है कि गुजरात, राजस्थान भी ऐसा कुछ विटनेस कर सकते हैं कि ये ज्यादातर महाराष्ट्र को लेकर है? यस, ये जो आपने पूछा है, जो दक्षिण गुजरात के लिए भी कुछ इसी प्रकार के इशारे हैं, और उसके साथ में जो एमपी है, वेस्ट एमपी, उसके लिए भी ये इसी तरह के इशारे हम लोग देख रहे हैं। राजस्थान अभी मैंने नक्शा देखा नहीं है, इसलिए मैं अब जवाब नहीं दे पाऊंगा उसके बारे में। कोई बात नहीं मिस्टर होसालीकर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑफ कोर्स आपसे यहाँ पर कनेक्ट लगातार बना रहेगा। और जिस तरह का आज का दिन था, थोड़ा सा मुंबईकर्स के लिए स्पेशली या महाराष्ट्र के लिए बहुत ही चौंका देने वाला था, क्योंकि दिन की शुरुआत अच्छी खासी धूप के साथ हुई थी और उसके बाद स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉर्म्स, सैंड स्टॉर्म्स हमने बनते हुए देखे, जैसा कि आप अपने टीवी पे देख सकते हैं। ये मुंबई के हाल है और अभी तीव्रता शायद कुछ कम हुई है, अगले 2 घंटे में और कुछ कम हो सकती है। लेकिन जैसे IMD और स्काईमेट दोनों ही हमें यहाँ पर बता के गए हैं कि आने वाले कुछ और दिन इसी प्रकार के रह सकते हैं। एज ऑफ नाउ जो मॉनसून की प्रोग्रेस है वो अच्छी है। 19 मई को अंडमान निकोबार में हम यहाँ पर मॉनसून एस्टैब्लिश होता हुआ देखेंगे और प्रोग्रेस ऑफ कोर्स उसके बाद यहाँ पर IMD हमें लगातार अवगत कराते रहेंगे। लेकिन अच्छी खासी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर हमने इस मॉनसून को यहाँ पर आते हुए देखा है। मौसम से आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर चावल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले साल लगे चावल के एक्सपोर्ट बैन को हटाया जा सकता है। हमारे साथ कोहिनूर फूड्स के जॉइंट MD गुरनाम अरोड़ा हैं। गुरनाम अरोड़ा जी नमस्कार। सॉरी हमने मौसम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय दे दिया, लेकिन चावल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहेगी। एज ऑफ नाउ सरकार का बफर स्टॉक अच्छा खासा है, माना ये जा रहा है कि जिस तरह की प्रोक्योरमेंट हो रही है, जो अवेलेबिलिटी है वो अच्छी खासी है। लेकिन एज ऑफ नाउ ये सिर्फ खबर है और चर्चा है कि शायद सरकार कर्ब्स हटा ले। क्या ये जल्दबाजी होगी, या फिर आपको लगता है कि जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होते, नई सरकार नहीं आ जाती, हम दोबारा से नई बुआई होता हुआ नहीं देख लेते, मॉनसून नहीं देख लेते, तब तक शायद ये थोड़ा सा बहुत जल्दी है कहना? शुक्रिया। बात यह है कि हम कभी भी इस हक में नहीं रहे कि चावल को कभी भी बैन किया जाए जी, क्योंकि हमारी एक क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में हमने 10-15 साल की मेहनत के बाद बनाई है। अगर हम बार बार बंद कर दें, हटा दें, टैक्स लगा दें, तो वो एक हमारी जो एक सप्लायर है वो अनक्रेडिबल हो जाता है। फिर जो बड़े अच्छे अच्छे कस्टमर हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, वो कंट्रीज जो हैं वो थाईलैंड से, वियतनाम से, पाकिस्तान से माल ले लेते हैं। वो कहते हैं जी पता नहीं आपके यहाँ क्या होगा, जब हमारा ऑर्डर आएगा उस समय बैन हो जाएगा या क्या हो जाएगा। तो इसलिए हम तो ट्रेड ने हमेशा गवर्नमेंट को यही कहा है कि आप कभी भी इसको बैन मत करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमने इसकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में बनाई है। दूसरा, उसके अलावा इस समय इतने भंडार भरे हुए हैं, FCI के पास कम से कम 3-4 गुना जो उनके मिनिमम स्टॉक, उससे ज्यादा माल है उनके पास। उसके अलावा आगे भी जो ये रेड सी की प्रॉब्लम चल रही है, और उसके अलावा ईरान और इजराइल की प्रॉब्लम चल रही है, उससे मार्केटें आगे भी बड़ी स्लो चल रही हैं। और मैं समझता हूं कि अगर ये लॉन्ग ग्रेन का एक्सपोर्ट खुल जाएगा तो उससे ट्रेड को और कंट्री को बहुत बेनिफिट होगा। आई गेट योर पॉइंट गुरनाम जी, लेकिन आपको लगता है कि सरकार शायद इसे खोलने में एज ऑफ नाउ जल्दबाजी नहीं करेगी? देखिए, इस समय सरप्लस फंड, सरप्लस स्टॉक्स हैं जी, तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं, क्योंकि आगे भी अगर आप देखें हमारी 2023 से 2024 में एक्सपोर्ट हमारी काफी कम हुई है। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप होगा अगर गवर्नमेंट इसको खोल देती है, तो उससे हमारा जो भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है एक्सपोर्ट में, वो उसकी भरपाई हो जाएगी।
मैं समझता हूँ इट विल बी ए वेलकम स्टॉप और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। एज ऑफ नाउ जिस तरह का इंटरनेशनल मार्केट है और जिस तरह का राइस इन्फ्लेशन हमने मार्च के महीने में भी आता हुआ देखा, अप्रैल में इतना ज़्यादा नहीं था, किस तरह से आप देखते हैं प्राइसेस को और सामने बायर्स को, इंटरनेशनल अवेलेबिलिटी को? देखिए, जहां तक बासमती का ताल्लुकात है, बासमती तो इस समय काफी डाउन है और काफी नुकसान में है ट्रेड। मेरे हिसाब से कम 15 से 20 रुपए किलो का मंदा आया हुआ है। ये इसी कारण से आया है, एक तो रेड सी, जो अपना रेड सी में वो प्रॉब्लम आ रही है, उससे जो भी जहाज है उसके किराए बढ़ गए हैं, 20-20, 30-30, 40-40% किराए बढ़ गए हैं। एक तो उससे हुआ है, दूसरा ईरान और इराक में माल जाना बंद हो गया है ये वॉर के कारण। उससे हमारे पास जो स्टॉक हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिस कारण से मार्केट बहुत डाउन हो गया। जहां तक लॉन्ग ग्रेन का ताल्लुकात है, लॉन्ग ग्रेन के ऊपर हमने कुछ बैन किया हुआ है, एक वैरायटी पे टैक्स लगाया हुआ है। उससे क्या है कि हमारे सारे कस्टमर जो हैं वो वियतनाम और थाईलैंड में चले गए हैं, पाकिस्तान में चले गए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनको वापस लाया जाए, ताकि हमारा कभी भी ट्रेड जो है उसमें वो चलता रहे, कभी उसमें नुकसान ना हो और सबका फायदा होना चाहिए। तो हमारी तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसको आप बंद मत करें और इसको चालू रखें, ताकि हमारी मार्केट जो है, जिन लोगों ने स्टॉक रखे हुए हैं, गवर्नमेंट के पास भी हैं, लोगों के पास भी हैं, तो उससे नुकसान होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। तो हम चाहते हैं ये ट्रेड चलना चाहिए और गवर्नमेंट को इसका बैन जो है वो खोल देना चाहिए। फेयर पॉइंट। गुरनाम अरोड़ा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑब्वियसली ट्रेड यही चाहेगा कि बैंस खुल जाएं, जो इंटरनेशनल जो कस्टमर्स हैं इतने सालों में बनाए गए हैं उनको फिर से यहाँ पर केटर किया जा सके। और एज ऑफ नाउ जिस तरह की प्रोक्योरमेंट है वो बाजार पर नज़र उस पर रहेगी, लेकिन किस तरह की बुआई होती है शायद सरकार उसको भी देखना चाहे, इससे पहले कि हम वो स्टेप यहाँ पर आता हुआ देखें। लेकिन कुछ कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर एब्सोल्युटली शुरू होती हुई नजर आई हैं जहाँ तक चावल के एक्सपोर्ट्स की बात है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। से वंदना भारती हैं और एंजल वन लिमिटेड के डीवीपी रिसर्च प्रथमेश माल्या हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, ये हफ्ता यूएस सीपीआई और पीपीआई के नाम है। लेबर डेटा को हम ऑलरेडी यहाँ पर रिएक्ट कर चुके हैं। अब इन सब के चलते जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स में आते हुए देखी है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज किस तरह रहेंगी? आई थिंक वेस्ट में कमोडिटीज में गोल्ड सिल्वर में वोलेटिलिटी है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा दूर रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। अपॉर्चुनिटीज आपको क्रूड ऑयल काउंटर में मिलेगी। 6510 पे मे वायदा बाय करने की सलाह रहेगी। 6430 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 6670 के लिए रहेगी। सिमिलरली नेचुरल गैस में भी काफी अच्छा मूव आया है। यहाँ पे ऊपर के टारगेट 204 तक के लिए दिख रहे हैं। एंट्री पॉइंट जिसमें 188 के आसपास हो गए, स्टॉप लॉस आपका 181 के लिए। साथ ही अगर यहाँ पर मेटल्स की बात की जाए प्रथमेश, तो यहाँ पर क्लियरली आज का दिन बेहतरीन है। डॉलर में हल्की सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसका पूरा फायदा हमने यहाँ पर कॉपर को डेफिनेटली उठाता हुआ देखा है। जिस तरह से यहाँ पर रनअप देखने को मिला है, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स अब सजेस्ट करती हैं कि हम $10,000 अ टन के ऊपर तो इंटरनेशनल मार्केट्स में हैं ही। और जिस तरह से ये तेज़ी है, शायद हम इंडियन मार्केट्स में 900 का लेवल बहुत ईजिली अब आगे जाके क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। आप नियर टर्म, लॉन्ग टर्म चार्ट्स स्पेशली कॉपर के लिहाज से कैसे देखते हैं? आई थिंक क्लियरली 840 और 850 जो है वो कॉपर के लिए बेस बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे, और 900 दूर नहीं रहेगा अभी कॉपर के लिए। वेरी मच नियर टर्म पे पॉसिबल है 890 तक के लिए आना। 900 के पार जाने के लिए मेरे ख्याल से और बूस्टिंग फैक्टर्स लगेंगे, स्पेशली चाइना की तरफ से। हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से एक्यूमुलेशन जोन आपको रहेगा 850 860 के रेंज में, लेकिन फिलहाल नियर टर्म ट्रेड के लिए आपको 874 के पास में बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। 870 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 882 के लिए रहेगा। साथ ही अगर यहाँ पर गोल्ड सिल्वर जैसे आपने कहा थोड़ा सा आप साइडलाइन वहाँ पर रहेंगे, लेकिन हल्की सी मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। अगर किसी ने नीचे में होल्ड किया है तो क्या ये प्रॉफिटिंग के लिए बेहतर है या फिर डिप्स का इंतजार करना चाहिए खरीदने के लिए? क्योंकि इवन आप कहेंगे कि थोड़ा साइडलाइंस होना चाहिए, लेकिन इंडिया एज अ मार्केट ऐसी है कि यहाँ पर फिजिकल बायर्स, ट्रेडर्स स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर में काफ़ी हैं। I think physically 70,000 still looks very high far reach, तो physically मेरे ख्याल से वैसे भी रिस्क प्रीमियम ज़्यादा होने की वजह से इसमें अपॉर्चुनिटीज कम है। बट फ्यूचर्स में मेरे ख्याल से आपको अपसाइड मूव एक बार के लिए पॉसिबल दिखता है 72,200 तक के लिए।
और सिल्वर में स्पेसिफिकली 85,000 तक के लिए। तो जो बायर्स जिन्होंने नीचे के भाव पे ले रखा है उनको पॉसिबल एग्जिट अच्छा भाव मिल रहा है, यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। जिनको जिनको बाय करना है फिलहाल उनको वेट करना चाहिए। ये तो बात हुई नॉन एग्री की, लेकिन वंदना एग्री में भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है और जिस तरह का अब मानसून है, जो कि आईएमडी ने अभी कहा भी कि एक नॉर्मल मानसून है, प्रोग्रेस ठीक ठाक है, आप आज कैसे देखती हैं एग्री को और एक लॉन्गर टर्म व्यू क्या है? जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन है कुछ कमोडिटी में, लेकिन ग्वार काउंटर सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है मॉनसून पे। हम प्रॉक्सी वेदर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं इसे। मुझे लग रहा है कि एक नी जर्क रिएक्शन इसमें आ सकता है। 54.85 के करीब जून कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे थोड़ा-सा हम करेक्शन वाले स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिनल करेक्शन हो सकता है, टारगेट इसका 5460 रहना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5500 का। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन के बाद इस कमोडिटी में फिर से बाइंग जो है वो रिटर्न आ सकती है और लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि ग्वार काउंटर काफी प्रॉमिसिंग है। ग्वारगा में मुझे 13,000 तक के लेवल्स लग रहे हैं आने वाले टाइम में और ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि 6,000 तक का आएगा। और एक्सपोर्ट जिस तरीके से बढ़ रहा है, हो सकता है कि नॉर्मल मॉनसून का एक जो बियरिश फैक्टर है उसको यहाँ पे ये काउंटर कर पाए। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। करीब 2660 के करीब जून कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं हम लोग। 2750 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 2625 का। इस काउंटर में मुझे लग रहा है कि 2750 से लेके 2800 तक के जो अपसाइड मूव है वो इस हफ्ते में हम आता हुआ देख सकते हैं। ऑलराइट, तो बढ़त के साथ आज यहाँ पर कारोबार है और खरीदारी के मौके आप यहाँ पर एग्री और नॉन एग्री दोनों में ढूंढ सकते हैं। बहुत शुक्रिया वंदना और प्रथमेश, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।